Okay. Today we are going to discuss the topic of immunity. इम्यूनिटी को हमने डिस्कस करना है और इम्यूनिटी के अंदर कुछ चीजें हैं उनको हमने देखना है, ठीक है। तो सवाल ये होता है सबसे पहले, हाउ कैन यू डिफाइन इम्यूनिटी। हाउ कैन यू डिफाइन इम्यूनिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्यूनिटी को किस तरीके से डिफाइन करोगे? जाहिर सी बात है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर आता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेरी बॉडी के अंदर आता है और मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब मेरी बॉडी उस नुकसान से बचने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करती है, एंड दिस इज सिंपली नोन एज इम्यूनिटी। यानी कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है, मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, और जब मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ काम कर रही है, उससे लड़ रही है। अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। सो हाउ कैन यू डिफाइन इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, ये याद रखना है भाई। सो इम्यूनिटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। सिंपल हो गया। अब अगर मैं इम्यूनिटी की बात करता हूं तो इम्यूनिटी हमारे पास कितनी तरह की होती है, पहले तो हमने ये समझना है इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, इम्यूनिटी के अंदर जो हमारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है दैट इज नथिंग बट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी वाला काम, ठीक है। और इम्यूनिटी को पढ़ना, इम्यून सिस्टम को पढ़ना क्या कहलाता है भाई, जल्दी बताओ। इम्यून सिस्टम को पढ़ना क्या कहलाता है? सवाल, इम्यून सिस्टम को पढ़ना क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। सिंपल हो गया। सो इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम भी हमारे पास दो तरह का होता है, ठीक है। कितनी तरह का होता है इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम हमारे पास दो तरह का होता है। कौन सी दो तरह का होता है? एक को आप कहते हो इन्नेट, और एक को आप कहते हो अडेप्टिव या एक्वायर, दोनों नाम है, इनेट और एडेप्टिव। इनेट का मतलब ये है वो इम्यून सिस्टम, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो इम्यून सिस्टम जो बाय बर्थ मेरी बॉडी के अंदर मौजूद है। यानी कि उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई इंफेक्शन हुआ उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप हुई, नहीं, बाय बर्थ मौजूद है। ऐसे इम्यून सिस्टम को आप क्या कहते हो? इन्नेट इम्यून सिस्टम का नाम देते हो। अब सवाल ये होता है कि इन्नेट इम्यून सिस्टम और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर फर्क क्या है? इन्नेट इम्यून सिस्टम वो इम्यून सिस्टम है जो मेरी बॉडी के अंदर मौजूद है बाय बर्थ, जबकि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम वो इम्यून सिस्टम है जो बाद में एक्वायर हुआ है, ठीक है। याद रखना, इन्नेट इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिक होता है। जाहिर सी बात है, बाय बर्थ मौजूद है तो इसे तो नहीं पता ना कि दुनिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो किसके खिलाफ कैसे काम करता है, तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ये काम करता है। जबकि अगर मैं बात करूं अडेप्टिव की तो ये स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है भाई? स्पेसिफिक होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। उसके अलावा याद रखना कि इन्नेट इम्यून सिस्टम हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। सर ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है भाई? फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसना है, तो मेरी बॉडी के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करवाने के लिए सबसे पहली आर्मी का जिसे सामना करना पड़ेगा वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक जंग चल रही है, जंग के अंदर जो है वो दुश्मन हमला कर रहा है, हमला करते हुए जो सबसे सामने सोल्जर खड़े हुए हैं उनको आप क्या कहोगे? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर वो मर जाते हैं तो फिर उसके बाद जो खड़े
वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जबकि अगर मैं बात करूं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की, तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कंप्राइज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो फिर आ जाओ आगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, याद रखना। अगर मैं यहां लिखूं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम पूरी इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास आ जाएगा एक्सटर्नल बैरियर्स। क्या मतलब सर? हमारे पास आ जाएंगे मेरी वो बैरियर्स जो मेरी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसने नहीं देते। कौन कौन से एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं भाई? अगर मैं एक्सटर्नल बैरियर्स की बात करूं, एक्सटर्नल बैरियर्स की बात करूं, तो हमारे पास तीन बड़े इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल बैरियर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में दाखिल नहीं होने देंगे इसके। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड द थर्ड वन वुड बी सीलिएटेड एपिथीलियम। अब देखो, म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिएटेड एपिथीलियम का जो चक्कर है ना, वो हमने किसी हद तक पढ़ रखा है गैसियस चेंज के अंदर। और हमने ये पढ़ा था कि भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसको म्यूकस ट्रैप कर लेगा और म्यूकस उसे ले जाके कहाँ डाल देगा? ईसोफेगस में डाल देगा। अल्टीमेटली वो ईसोफेगस से कहाँ चले जाएगा? स्टमक में। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे। ना सिर्फ एक्सटर्नल बैरियर शामिल होते हैं, बल्कि देर आर सर्टेन बायोकेमिकल बैरियर जो आपको किसके अंदर मिलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर मिलते हैं। सर बायोकेमिकल बैरियर का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल फूड अगर आप खा रहे हो तो फूड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जा सकता है, बट उसको किल करने के लिए क्या मौजूद है? सलाइवा। और क्या मौजूद है? टेयर्स, आंसू। सही है। और क्या मौजूद है? HCl। और क्या मौजूद है? अगर मैं बात करूं तो म्यूकस मौजूद। ये सारे क्या है? बायोकेमिकल बैरियर। इसके अलावा भी कई बायोकेमिकल बैरियर आपको मिलते हैं। आपकी बुक के अंदर सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक चार्ट बना हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। अब देखो, हमने हमारा जो मेजर मेजर टॉपिक है ना वो स्किन है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन और सिलिएटेड एपिथेलियम किसी ना किसी हद तक हम गैसेस एक्सचेंज के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उसको जस्ट एक दफा रीड करोगे एंड यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना होता। ठीक है। अच्छा, अब याद रखना कि अगर मैं बात करूं स्किन की, ठीक है, स्किन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं स्किन की बात करूं तो स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं? आपको पता है स्किन की तीन लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? तीन। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। याद रखना एपिडर्मिस सबसे सुपरफिशियल लेयर है। तो ये जो आपको नजर आ रही है ना, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडर्मिस। अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपको कुछ डेड सेल्स मिलते हैं जिन्हें आप कैराटिनोसाइट्स कहते हो। इन कैराटिनोसाइट्स के अंदर भरा होता है कैरेटिन। और ये कैरेटिन जब ये सेल जब डाई कर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं, और जाहिर सी बात है इनके अंदर कैरेटिन भरा हुआ है, तो ये एक पूरी कैरेटिन की क्या बना देते हैं? एक पूरी कैरेटिन की लेयर बना देते हैं। एंड ये कैरेटिन क्या करता है? ये कैरेटिन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देता। जाहिर सी बात है अगर ये स्किन टूटी हुई होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ सकता है, लेकिन अगर कैरेटिन बढ़ा हुआ है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं आ सकता। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर लैंगरहैंस सेल्स भी मौजूद होते हैं। सर ये लैंगरहैंस सेल्स क्या होता है? अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मोनोसाइट कहते हैं। ये मोनोसाइट अगर स्किन के अंदर जाए और जाके मैच्योर हो जाए तो वहां पे आप इसे कहते हो लैंगरहैंस सेल। क्या कहते हो भाई? लैंगरहैंस सेल का नाम देते हो। वहां पे आपको लैंगरहैंस सेल भी मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं डर्मिस की, तो डर्मिस के अंदर क्या होता है? जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जितने भी आपके ग्लैंड्स मिलेंगे, जैसे स्वेट ग्लैंड, सबीशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है?
स्वेट प्रोड्यूस करता है, सबीशियस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, सीबम प्रोड्यूस करता है। तो ये जितने भी आपके इस तरह के ग्लैंड्स हो गए, ये आपको कहाँ मिलेंगे, डर्मिस में मिलेंगे। इसी तरीके से जो आपकी न्यूरोमस्कुलर बंडल है, जैसे आपकी जो नर्व्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, वो भी आपको कहाँ मिलने वाली हैं, वो भी आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, और ये आपने याद रखना है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डर्मिस। अब अगर मैं बात करूं डर्मिस के अलावा हाइपोडर्मिस की, तो हाइपोडर्मिस के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ फैट होता है। तो याद रखना, इसे आप सब क्यूटेनियस फैट भी कहते हो। अक्सर आप सुनते हो सब क्यूटेनियस फैट, वो क्या होता है, बेसिकली हाइपोडर्मिस की लेयर होती है जिसको आप सब क्यूटेनियस फैट का नाम दे रहे होते हो। तो ये बात याद रखना कि अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर घुसना है तो उसे क्या क्रॉस करना पड़ेगा, उसे स्किन को तो क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि स्किन वो पहला बैरियर है जो उनके रास्ते में आता है। दैट्स वाई स्किन इज नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्किन को आप क्या कहते हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का नाम देते हो। फिर हमने जाहिर सी बात है कुछ हद तक पढ़ रखा है कि भाई म्यूकस और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का क्या काम है, तो उसको जस्ट आपने एक दफा रीड करना है एंड यू आर गुड टू गो टू एक्सप्लेन एनीथिंग। ठीक है, तो ये जो आपका एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी आपको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर इसका एक बेसिक सा ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, मैं अगर बात करूं, देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है ये म्यूको एक्सेलरेटर है कि गैसेस एक्सचेंज के अंदर हमने इसमें बात की थी। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको म्यूकस ट्रैप करता है और ले जाके कहाँ डाल देता है, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है स्टमक के अंदर जहां मौजूद है HCl, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है एंड अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपने ऐसे याद रखना है। सर बायोकेमिकल बैरियर के अंदर क्या आ जाता है, बायोकेमिकल बैरियर के अंदर स्लाइवा आ जाता है। स्लाइवा के अंदर लाइसोजाइम होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फूड के साथ आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया तो अल्टीमेटली स्लाइवा के अंदर मौजूद लाइसोजाइम मारने का काम करेंगे। टेयर्स, फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर आपके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो टेयर्स के अंदर भी लाइसोजाइम होते हैं, नॉट लाइसोसोम, लाइसोजाइम होते हैं। लाइसोजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। HCl भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, म्यूकस ट्रैप करने का काम करता है। तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स जो है ना वो आपने याद रखने। क्लियर है भाई? चलो, अब आ जाओ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या आ जाता है, नंबर वन, यहां पे जो सबसे पहली चीज आती है वो होते हैं फेगोसाइट। फेगोसाइट वो सेल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, अपने सेल के अंदर लेते हैं और किल कर देते हैं। ठीक है, दूसरे जो सेल्स होते हैं उन्हें आप कहते हो नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। ठीक है, NK सेल्स। तीसरे जो सेल्स होते हैं उनको आप नाम देते हो, तीसरा जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। क्या कहते हो, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के अलावा जो हमारे पास चौथा आता है उसे क्या कहते हो, उसे कहते हो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, ये एक एक करके हमने डिस्कस करना है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन और ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो अगला कंपोनेंट आता है वो होता है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया बोले तो, पायरेक्सिया बोले तो फीवर। सर आपने फीवर क्यों नहीं लिख दिया, फीवर आम आम शख्स की जबान है, मैं क्यों लिखूं फीवर। जिस डिग्री को आप करने जाओगे उसका नाम भी MBBS है, मैरिकॉनी, बैकलॉरियस, बैकलॉरियस शेरेगोय। इसका नाम बैचलर्स ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी भी तो हो सकता था, BMBS भी तो हो सकता था। तो बायोलॉजी के अंदर कुछ भी जो है ना वो सीधा नहीं है, सीधे से मुराद ये कि आप जैसे सोचते हो ना वो नहीं होती, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती है जो आपने याद रखनी है। सही है, अब सवाल ये होता है कि सर फेगोसाइट्स क्या होते हैं। फेगोसाइट वो सेल्स होते हैं जो नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर लेकर डाइजेस्ट कर देते हैं, दे आर कॉल्ड द फेगोसाइट। दे आर कॉल्ड द फेगोसाइट। अब फेगोसाइट के अंदर तीन तरह के बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स आ जाते हैं। अगर मैं यहां लिखूं, फेगोसाइट के अंदर सबसे पहले आपका आता है न्यूट्रोफिल्स। दूसरे आपके सेल्स आते हैं जिन्हें आप कहते हो मैक्रोफेजेस। तीसरी तरह के जो सेल्स आते हैं उनको आप कहते हो डेंड्रिटिक सेल। ये तीन सेल्स आपके फेगोसाइट की एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है। सर सवाल ये होता है कि अगर एक
मैं बात करूं ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसीज कई तरह के होते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, कौन सा डब्ल्यूबीसी कम है? तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। नेवर लेट मंकी ईट बनाना। एन फॉर न्यूट्रोफिल, जो सबसे ज्यादा होता है, याद रखना ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ऊपर से नीचे जाओगे चीजें कम होंगी, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के बाद एल फॉर लिम्फोसाइट। ठीक है। फिर हमारे पास एम आता है, एम फॉर मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट लिख लो, क्यों अभी बताऊंगा। मोनोसाइट। ठीक है। फिर हमारे पास आता है ई फॉर इजिनोफिल। एंड बी फॉर बेजोफिल। ठीक है, याद रखना है। तो फेगोसाइट के अंदर कौन से सेल्स आ गए वो मैंने आपको बता दिया। अब न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कैसे होते हैं, देखो ये समझने वाली चीज है, इसको अच्छे से समझेंगे हम। तो पहले हम तीनों सेल्स का रोल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है। अब अगर मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूं तो इन्हें कुछ किताबों के अंदर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं अभी बताता हूं। याद रखना सबसे अबंडेंट यही होते हैं। कितने परसेंट कहा यह जाता है? दे आर अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट 50 to 70% ऑफ द ल्यूकोसाइड। 50 to 70% ऑफ द डब्ल्यूबीसीज आर न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइड इज डब्ल्यूबीसीज। ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। इनका काम क्या है? फेगोसाइटोसिस इनका काम है। अब सवाल ये होता है ये फेगोसाइटोसिस करते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये एक टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर ये क्या आ रही है? या आपकी ब्लड वेसल आ रही है, या आपकी आर्टरी या कैपलरी आ रही है, जो भी है वो आ रही है। सही है। लेट सपोज यहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है और इसको किल करना है किसने? न्यूट्रोफिल ने किल करना है। तो होगा ये न्यूट्रोफिल नॉर्मली कहाँ होता है? ये न्यूट्रोफिल आपका यहाँ मौजूद होता है। लेकिन अब इस न्यूट्रोफिल को निकलना है और निकल के आके हमला करना है किसके ऊपर? इस बैक्टीरिया के ऊपर। तो अब सवाल ये होता है कि न्यूट्रोफिल कैसे निकलेगा? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। न्यूट्रोफिल खुद को इस तरीके से अपना शेप चेंज करेगा और कोशिश करेगा निकलने की, और अल्टीमेटली कैपिलरी से निकल के बाहर आएगा और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर फेगोसाइट करवा लेगा, फेगोसाइटोसिस करवा लेगा, एंड अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। ये जो कैपिलरी से डब्ल्यूबीसी का निकलना है, इसे क्या कहते हो? डायपिडेसिस कहते हो। दिस इज द पास्ट पेपर एमसीक्यू। इसे आप क्या कहते हो? डायापिडेसिस का नाम देते हो। सो दिस इज नथिंग बट द डायापिडेसिस। ठीक है, डायापिडेसिस आप इसे नाम दे रहे होते हो। फिर आ जाओ किसके ऊपर? मोनोसाइट के ऊपर। चलो, यहीं पे हम मोनोसाइट की भी बात कर लेते हैं। चलो, अब अगर मैं मोनोसाइट की बात करूं तो याद रखना मोनोसाइट वो सेल्स हैं जिनके पास सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है? देखो, ये सेल है, इस सेल के अंदर कुछ इस तरह का सिंगल बीन शेप आपको क्या मिल रहा होगा? न्यूक्लियस मिल रहा होगा। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तकरीबन 2 से 8% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी का होते हैं। इनकी लाइफ कितनी होती है? 2 से 5 दिन। ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना। याद रखना कि हमारे पास जितने भी मोनोसाइट है ये इमेच्योर होते हैं, ये खुद काम नहीं कर सकते। तो मोनोसाइट क्या होते हैं? मोनोसाइट भाई इमेच्योर होते हैं, ये खुद काम नहीं कर सकते। होता यह है कि जब इनको मेच्योर होना होता है ना, तो ये कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? मैक्रोफेजेस के अंदर। किसके अंदर भाई? मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। मैक्रोफेजेस। ठीक है, दे आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखने वाली है। अब सवाल ये होता है कि सर मोनोसाइट, हमने ये पढ़ा है कि मोनोसाइट टिश्यू के अंदर जाता है और टिश्यू के अंदर जाके मेच्योर होता है और वहां पे इसका नाम डिफरेंट हो जाता है। यस, कहा यह जाता है कि मोनोसाइट इमेच्योर है। इमेच्योर है तो एक फॉर एग्जांपल ये गया किसके अंदर? ये गया ब्रेन में, और ब्रेन में जाके ये मेच्योर हुआ तो वहां पे इसका नाम क्या पड़ जाएगा? वैसे ब्रेन इज नॉट द राइट वर्ड, नर्वस सिस्टम के अंदर गया और वहां पे जाके मैच्योर हो गया, तो इसे आप कहते हो माइक्रोग्लायल सेल्स। माइक्रोग्लायल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर ये कहाँ जाके मैच्योर हुआ? लिवर में मैच्योर हुआ, तो इसे आप कहते हो कफर सेल। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये याद रखना। कफर सेल, कफर सेल।
ठीक है, फिर हमारे पास तीसरी तरह के आते हैं जिन्हें आप नाम देते हो क्या, लैंगरहैंस सेल्स। अगर ये स्किन में जाके मैच्योर हुआ, अभी हमने देखा, उसे आप क्या कहते हो, लैंगरहैंस सेल्स का नाम देते हो। लैंगरहैंस सेल्स का नाम देते हो, ठीक है। चौथी तरह, तो चौथी तरफ जो हमारे पास आता है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप नाम देते हो, अगर ये लंग्स में गया और वहां मैच्योर हुआ तो इसे आप कहते हो डस्ट सेल। बस ये जो मैंने बात बताई ना, इसको अच्छे से याद रखना है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जो आ, ये जो हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये फेगोसाइटोसिस भी करते हैं और ये एपीसी के तौर पे भी काम करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सर एपीसी क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया इसने, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब किल किया ना, तो इसे क्या करना है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया इसने, फेगोसाइटोसिस कर दी। अब ये ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, बल्कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट अपने ऊपर शो भी करता है, ताकि दूसरे सेल्स को ये पता लग जाए कि भाई दुश्मन का क्या है, हथियार है। फॉर एग्जाम्पल दुश्मन आपकी कंट्री पे हमला कर दे, और दुश्मन जब आपकी कंट्री पे हमला करेगा, तो अल्टीमेटली दुश्मन जब आपकी कंट्री पे हमला करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आप ये चाहोगे कि दुश्मन के हथियार उठा के बताओ कि भाई जहां इस हथियार को देखो, इसका मतलब है ये हमारे हथियार नहीं है, ये दुश्मन के हथियार है। बिल्कुल सेम काम ये एपीसीज भी करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इन्हें आप कहते हो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये क्या काम कर रहे होते हैं, ये वो सेल्स हैं जो नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो करते हैं, साथ साथ उसकी बॉडी का कुछ पार्ट या उसकी बॉडी का कुछ प्रोटीन अपने ऊपर भी शो कर देते हैं, ताकि दूसरे सेल्स को ये बता सकें कि भाई क्या है, ये दुश्मन का हथियार है, ये दुश्मन का पार्ट है। जहां भी इस तरह का कोई पार्ट दिखे, उस दुश्मन को मार देना, वो अपना नहीं है, बिना देखे मार देना। तो यही चीज यहाँ पे ये कर रहे होते हैं। इसी के इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो आपके जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये मैक्रोफेजेस ना सिर्फ दुश्मन को मारने के काम आते हैं, बल्कि ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के काम आता है। उसके अलावा ये एक और केमिकल रिलीज करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 1। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपके ब्रेन के अंदर जाके फीवर कॉज करवाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, और अल्टीमेटली इससे क्या हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, सही है। इंटरल्यूकिन इज एक्चुअली अ केमिकल, ये याद रखने वाली बात है। चलो, अब ये मैक्रोफेजेस के बारे में बात हो गई, अब आ जाते हैं डेंड्रिटिक सेल के ऊपर। डेंड्रिटिक सेल क्या होता है, देखो। चलो, डेंड्रिटिक सेल्स को समझते हैं। डेंड्रिटिक सेल वो सेल्स हैं जो नॉर्मली अगेन एपीसीज हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, और ये बेसिकली इस तरह के सेल्स होते हैं जिनके पास लंबे लंबे से कुछ, अगर आप देखोगे ना, कुछ इस तरह से प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। क्योंकि ये लंबे लंबे से प्रोजेक्शंस होते हैं, बिल्कुल डेंड्राइट की तरह, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया डेंड्रिटिक सेल। इनका नाम क्या पड़ गया भाई, इनका नाम पड़ गया डेंड्रिटिक सेल। अच्छा, जब भी ये एक्टिवेट होते हैं ना, ये ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिन केमिकल्स की वजह से दूसरों मैक्रोफेजेस को ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सुनना गौर से, फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये आया है, इन्होंने इसको देख लिया। अब ये क्या करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करेंगे जो बाकी इम्यून सेल्स को बुलाएंगे। इन केमिकल्स को आप कहते हो साइटोकाइन। जो अभी हमने इंटरल्यूकिन 1 पढ़ा है ना, ये साइटोकाइन की ही टाइप है, साइटोकाइन केमिकल का ग्रुप है, और इंटरल्यूकिन उनमें से एक साइटोकाइन है। तो याद रखना, ये इम्यून सेल्स को बुलाने के लिए जो अलार्म बजाते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उसका नाम क्या है, साइटोकाइन नाम है। उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम सिंपली आपका साइटोकाइन है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ ये साइटोकाइन रिलीज करते हैं, बल्कि ये जाते हैं और जाके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब है स्प्लीन वगैरह के अंदर जाएंगे, और जाके जाके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इसका कुछ पार्ट जो है वो बाकी सेल्स को दिखाएंगे और बोलेंगे भाई ये देख लो, ये दुश्मन है, ये जहां भी नजर आए इसको क्या करना है, मारना है। क्लियर है भाई?
बोलो भाई। साइटोकाइन इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल, उसमें से एक साइटोकाइन है जिसे इंटरल्यूकिन 1 कहते हैं। सिंपल, बहुत आसान कर दिया। बेटा नॉन ग्रेन्युलेटेड साइटोप्लाज्म का मतलब ये है कि उस साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रेन्यूल मौजूद नहीं है। क्वेश्चन एंड पे लेंगे इंशाल्लाह, सही। चलो, ये तो हो गया हमारा डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस और हमारे न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं साइटोटॉक्सिसिटी के ऊपर। ये साइटोटॉक्सिसिटी क्या चीज होती है, देखो। साइटोटॉक्सिसिटी, नाम सब कुछ बता रहा है। साइटो बोले तो सेल, टॉक्सिसिटी मतलब सेल के लिए टॉक्सिक। अब बेसिकली साइटोटॉक्सिसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? ये सेल की वो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ सेल फॉर व्हाट? टू डैमेज टारगेट सेल, डैमेज या डेथ ऑफ टारगेट सेल। आसान जबान के अंदर ये समझो कि ये वो सेल्स हैं जो जो क्या कर रहे होते हैं, जो फेगोसाइटोसिस नहीं कर रहे होते हैं, टारगेट किलिंग कर रहे होते हैं। टारगेट किलिंग का मतलब क्या होता है? टारगेट किलिंग का मतलब ये कि आपको जहां दिखा आपने वहीं उड़ा दिया। ऐसा नहीं है कि ये सेल जो है वो अपने अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर आएंगे और लेकर आने के बाद उस सेल को लेकर आएंगे और फिर उसको टुकड़ों के अंदर तोड़ देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिंपली क्या करेंगे, जहां वो सेल नजर आएगा ऐसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेंगे कि जो टारगेट किलिंग करेंगे उस सेल की, और सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर। क्लियर है भाई? ये साइटोटॉक्सिसिटी वाला पार्ट। चलो, अब साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं? दो तरह के सेल्स हैं जो बहुत 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 जरूरी हैं। एक को आप कहते हो टी सी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और दूसरे को आप कहते हो नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। इन दोनों को हमने पढ़ना है, बट अभी हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना, वो नेचुरल किलर सेल होगा, क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है, उसको अभी हम कोशिश करते हैं कि यहां भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अब हम बात करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। साइटोटॉक्सिक टी सेल, नाम ही सब कुछ बता रहा है। टी सेल्स वो सेल्स होते हैं, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट बोल रहा हूँ बेसिकली। टी सेल्स वो डब्ल्यूबीसी के वो सेल्स होते हैं जो बेसिकली मेच्योर होते हैं कहाँ पे? थाइमस के अंदर। तो याद रखना, टी सेल्स मेच्योर होते हैं थाइमस के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आस्क इन द पास्ट पेपर क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ना, उससे पहले हमें पढ़ना होगा नेचुरल किलर सेल, ताकि नेचुरल किलर सेल हमने समझ लिया तो साइटोटॉक्सिक टी सेल हमें खुद समझ में आने लगेगा। नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं, देखो। नेचुरल किलर सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। इट्स अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। आपको बेसिक अगर वो नहीं पता ना, बेसिक अगर क्लासिफिकेशन नहीं पता किसकी, अगर आपको बेसिक क्लासिफिकेशन नहीं पता ब्लड की, तो आप ये चीजें जो है वो ग्रास्प अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, ब्लड की क्लासिफिकेशन पढ़ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखो कि हमारे पास ये जो नेचुरल किलर सेल है ना, इट्स अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये किसकी टाइप है? लिम्फो साइट की टाइप है। और मैंने आपको बताया था सर्कुलेशन के अंदर एक चार्ट मैंने आपको दिया था, जो आपने याद करना था, जो आपने पढ़ना था, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई थी। तो इसको अच्छे से करने वाली चीज थी। याद रखना, नेचुरल किलर सेल वो सेल्स होते हैं जिनका टारगेट दो चीजें होती हैं। जिनका टारगेट दो चीजें होती है। जहां ये देखते हैं कौन से सेल्स, जहां ये देखते हैं वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, ऐसा सेल जिसको वायरस ने पहले क्या किया हो? इन्फेक्ट किया हो, वायरली इन्फेक्टेड
सेल्स, ये उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल को वायरस ने क्या किया है, इन्फेक्ट किया हुआ है। तो होगा क्या कि हमारे पास ये नेचुरल किलर सेल है, ये नेचुरल किलर सेल ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जिनको हम नाम देंगे, दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है इसको। एक एक जो केमिकल सब्सटेंस है जो ये रिलीज करते हैं उसको कहते हैं परफोरेंस। परफोरेंस बोले तो नाम सब कुछ बता रहे हैं, परफोरिन, परफोरेट कर देंगे, तोड़ देंगे, छोटे छोटे इसके अंदर सुराख कर देंगे। जैसे एक बॉल नहीं होती, बॉल के अंदर अगर आप कील घुसा के सुराख कर दो, बिल्कुल इसी तरीके से ये काम करेंगे। और ना सिर्फ परफोरेंस रिलीज करेंगे बल्कि ग्रेंजाइम भी रिलीज करेंगे। अब सर सवाल ये होता है इन परफोरेंस और ग्रेंजाइम का काम क्या है। देखो सिंपल सी बात है, इनको नजर आया ये सेल जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया था, ये क्या करेंगे, परफोरिन रिलीज करेंगे। ये परफोरिन क्या करेगा, ये परफोरिन कुछ नहीं करेगा, बस इस सेल के अंदर क्या कर देगा, होल बना देगा। जब इस सेल के अंदर होल बन जाएंगे ना, तो सेल का जितना भी मटेरियल है, सेल का जितना भी मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। और अल्टीमेटली जब सेल का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या मौजूद है, ग्रेंजाइम मौजूद है। ये वो एंजाइम है, ये वो केमिकल है जो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। क्लियर, एन के सेल्स। चलो अब आ जाओ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर। अब अगर मैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात करूं तो ये वो सेल्स होते हैं जिनके ऊपर ना दो रिसेप्टर्स होते हैं। एक ये रिसेप्टर है, एक ये रिसेप्टर है। एक रिसेप्टर होता है जिसे कहते हो टी सेल रिसेप्टर, ठीक है, और एक और रिसेप्टर होता है जिसको आप कहते हो CD8 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर कहा था, याद होगा ये आपको। CD4 रिसेप्टर कहा था, बोलो भाई। HIV नहीं भाई, हेल्पर टी सेल में था, हेल्पर टी सेल में था। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर क्या है, CD8 रिसेप्टर मौजूद है, CD8 रिसेप्टर मौजूद है। इनका टारगेट क्या होता है, इनके दो टारगेट होते हैं, याद रखना साइटोटॉक्सिक टी सेल के दो टारगेट होते हैं। एक होता है वायरली इन्फेक्टेड सेल, और दूसरे होते हैं ट्यूमर सेल्स, वो सेल्स जो जिनके अंदर ट्यूमर हो जाता है। अब जाहिर सी बात है सर, सवाल ये होता है कि एक सेल है उसमें ट्यूमर हो गया है, तो मेरी बॉडी अगर उसे मार सकती है तो इंसान को कैंसर क्यों होता है। भाई मेरी बॉडी की एक सकत है, 10 सेल को मार सकती है, 50 सेल को मार सकती है, 1000 सेल को मार सकती है। अगर एक ही वक्त में 1 लाख सेल बन जाए तो नहीं मार सकती, जाहिर सी बात है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या रिलीज करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम भी बिल्कुल नेचुरल किलर सेल की तरह होता है। बस फर्क यहां पे ये है कि ये परफोरिन भी रिलीज करते हैं, ये ग्रेंजाइम भी रिलीज करते हैं, और ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट साइटोकाइन रिलीज करते हैं। साइटोकाइन का नाम है TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर गैमा। ये भी साइटोकाइन की एक टाइप है, केमिकल है जो रिलीज कर रहे होते हैं, सही है। अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल ये होता है कि सर साइटोटॉक्सिक टी सेल काम कैसे करते हैं। देखो होता यह है कि लेट्स सपोज दिस इज द सेल, इस सेल के ऊपर मौजूद है एक टी सेल रिसेप्टर और एक मौजूद है CD8 रिसेप्टर। अब फॉर एग्जांपल ये बॉडी का नॉर्मल सेल है, इस बॉडी के नॉर्मल सेल के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसे आप कहते हो MHC2, सॉरी MHC1, MHC1। और ये जो MHC1 होता है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, MHC1 आपकी बॉडी के तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स पे होता है, तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स, इवन ये प्लेटिलेट्स के ऊपर भी होता है। अब ये जो MHC1 है ना, इसके ऊपर जाहिर सी बात है अगर किसी सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया है या किसी सेल के अंदर ट्यूमर प्रोड्यूस हो चुका है, तो जाहिर सी बात है किसी भी सूरत उस सेल के ऊपर जो मौजूद प्रोटीन होंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे। जाहिर सी बात है अगर कोई शख्स है, वो शख्स किसी दूसरे शख्स का शिनाख्ती कार्ड लेकर मुल्क में दाखिल हो जाए तो क्या होगा, पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा, भाई शिनाख्ती कार्ड तुम्हारी जो है वो शक्ल से मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल इसी तरीके से सेल की जो शक्ल है, सेल की जो शक्ल है उससे उसका शिनाख्ती कार्ड मैच नहीं करना। यानी कि जो MHC1 नेचर ने इसको दिया था ना, ये MHC1 अब डिफरेंट है,
जब सेल नॉर्मल होता था तब डिफरेंट होता था। तो जैसे ही ये देखेगा कि भाई MHC1 या तो सेल के ऊपर है ही नहीं, या MHC1 जो है वो सेल के ऊपर डिस्ट्रॉय हो चुका है, खराब हो चुका है, नॉर्मल नहीं रहा, अब नॉर्मल हो गया है, तो अल्टीमेटली ये सेल क्या रिलीज करेंगे, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये परफोरिन और ग्रेंजाइम रिलीज करेंगे। और ना सिर्फ ये परफोरिन और ग्रेंजाइम रिलीज करेंगे, बल्कि ये TNF अल्फा और TNF गैमा भी प्रोड्यूस करेंगे, जो कि दूसरे इम्यून सेल्स को बुलाएंगे कि आओ और आके क्या कर लो, हमला कर। क्लियर है? MHC का कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें कोई मसला? बोलो भाई। यस, अगर MHC1 नहीं हुआ तो किल कर देगा, सिंपल। जैसे RBC पे नहीं होता। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। सही है। तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक नेचुरल किलर सेल है। इस नेचुरल किलर सेल ने देखा ये MHC है, ये MHC इसके ऊपर मौजूद है। इस नेचुरल किलर सेल ने क्या नहीं किया, इस सेल को मारा नहीं। लेकिन अगर आप देखो, इस ये नेचुरल किलर सेल है, इस सेल ने यहाँ पे आके चेक करने की कोशिश की, क्या, MHC1। लेकिन MHC1 इसको नजर नहीं आया, तो इसने क्या किया, ऐसे केमिकल रिलीज किए जो साइटोटॉक्सिक थे, जो ऐसे केमिकल थे जिनको ग्रेंजाइम या आप वो नाम दे रहे हो। तो अल्टीमेटली उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली उससे ये हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये था, ये जो सेल था, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ, ये जो सेल था ये क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सिंपल हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स की। ठीक है? ये देखो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ये CD8 रिसेप्टर है, ये MHC1 है। इसने देखा कि भाई CD8 रिसेप्टर MHC1 के साथ बाइंड कर रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां MHC1 गायब हो गया, जहां MHC1 गायब हुआ, वैसे ही होगा ये कि रिलीज करेंगे परफोरिन और ग्रेंजाइम। ये परफोरिन और ग्रेंजाइम क्या करेंगे, परफोरिन पोर क्रिएट करेगा, और ग्रेंजाइम सिंपली जो है वो इस सेल को डाइजेस्ट करने के काम आएगा। ये जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना, दे आर वेरी 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 वेरी। ठीक है? चलो, और इतनी याद रखनी, इससे ज्यादा आपने याद भी नहीं रखनी। ये जो आप चीजों को कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हो ना, ये आप लोगों के लिए मसला करती है। देखो आप याद रखना, आपके दिमाग के अंदर ना एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उस लिमिटेड कैपेसिटी से आप ना ज्यादा याद कर सकते हो, ना ज्यादा जो है वो चीजों को कर सकते हो। अगर मैं आपको आज PhD लेवल की चीजें याद करवा दूं तो वो आपके काम की नहीं है ना। आपको मैं जितना याद करवा रहा हूं, आपने बस उतना ही याद रखना है, उतनी ही चीजों को आपने अच्छे से करना है। ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ किसके ऊपर, अब आ जाओ आपके पास एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स के ऊपर। ये क्या होते हैं? तो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनको कुछ किताबें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी नाम देती हैं। प्रोटीन का ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अच्छा, ये ऐसे प्रोटीन है जो तकरीबन 20 डिफरेंट तरह के प्रोटीन होते हैं, 20 डिफरेंट तरह के प्रोटीन होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करेंगे। इन्हें आप क्या नाम देते हो, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का नाम देते हो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का नाम देते हो। इसकी जो इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन क्या करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन इसके ऊपर एक ऐसी प्रोटीन की लेयर बना देगा जिसकी वजह से सेल को यह पता लग जाएगा कि भाई ये सेल क्या करना है, फेगोसाइटोसिस करना है। अगर मैं आम जबान के ऊपर बात करूं, आम जबान के अंदर बात करूं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेस्टी बना देते हैं। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितना टेस्टी बनाओगे, उतनी अच्छी तरीके से क्या किया जाएगा, उतनी अच्छी तरीके से इसका फेगोसाइटोसिस करवा दिया जाएगा। याद रखना, कोई भी सेल अकेले काम नहीं करता, सारे सेल मिलकर काम करते हैं। अगर आप यहां देखो तो आपको यहां पे नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के C1 C2 C3 आपको ये नजर आ रहे हैं प्रोटीन। ये सारे आपने याद भी नहीं रखने, आपने
आपने बस इतना याद रखना है कि 20 डिफरेंट तरह के या 30 डिफरेंट 20 और कुछ किताबें कहती है 20, कुछ किताबें कहती हैं 30, तो आप वैल्यू याद रख लो 20 to 30, जो भी वैल्यू मिले वो आपने मार्क कर देनी है। 20 to 30 डिफरेंट तरह के आपको प्रोटीन मिलते हैं जो नॉर्मली इस तरह का काम कर रहे होते हैं। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखने वाली बात है। अब आ जाओ द लास्ट द इंपॉर्टेंट थिंग, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को आपने अच्छे से भी करना है। दिस इज इन्फ्लेमेशन। चलो, इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज आया है और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे। याद रखना, इन्फ्लेमेशन एक अच्छा मैकेनिज्म है, इसको उर्दू में कहते हैं सूजन। क्यों होती है? देखो, फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से आपको चोट लगी, टिश्यू डैमेज हुआ, ये देखो सुई घुस गई, इस सुई के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ गए। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ गए तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? मारना है। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स होता है जिसको आप कहते हो क्या? इन्फ्लेमेशन। इस इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है? बॉडी में सूजन होती है। क्यों होती है भाई? पहली बात, बॉडी में ये चीज हो क्यों रही है? क्योंकि टिश्यू डैमेज हुआ है। ना सिर्फ टिश्यू डैमेज हुआ है बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बॉडी के अंदर आया है। तो जब भी टिश्यू डैमेज होगा तो आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी जिसे आप कहते हो इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन दो तरह की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। हमने क्रॉनिक नहीं पढ़नी, हमने एक्यूट पढ़नी है। एक्यूट का मतलब है शॉर्ट टर्म होती है, क्रॉनिक का मतलब है लॉन्ग टर्म होती है। सर क्रॉनिक क्यों होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से, जैसे हार्ट फेलियर है या इस तरह का कोई भी डिसऑर्डर है तो इस वजह से हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं आपके इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की, तो होता क्या है? सबसे पहले दिस इज स्टेप बाय स्टेप थिंग, और इसको आपने ऐसे याद रखना है, कोई पांचवा पॉइंट कोई छठा पॉइंट नहीं याद रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई पांचवा पॉइंट कोई छठा पॉइंट याद नहीं रखना है। होता क्या है? ये निडल आई, आके लगी, टिश्यू डैमेज हुआ। ये नहीं भी याद रखो तो बस इतना याद रखो, टिश्यू डैमेज हुआ। जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होने की वजह से ये जो आसपास के सेल्स है ना, ये ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिन केमिकल्स को आप नाम देते हो क्या? पता है किसी को जिन केमिकल्स का नाम क्या है? एनीवन? हिस्टामीन, शाबाश। और हिस्टामीन रिलीज करते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन, शाबाश। दो बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज करते हैं जिनको आप कहते हो हिस्टामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हिस्टामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? देखो, ये नीचे जा रही है आपकी ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल के ऊपर काम करते हैं और ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं। नॉर्मली ब्लड वेसल से कोई भी डब्ल्यूबीसी निकल के बाहर नहीं आता, लेकिन ये इसकी क्या बढ़ा देते हैं? परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो जब अल्टीमेटली ये इसकी परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं, अल्टीमेटली इस कैपलरी को कहते हैं कि भाई तुम जितनी भी चीजें उनको बाहर निकालो। तो अल्टीमेटली होता है ये कि आपके डब्ल्यूबीसी बाहर आता है और डब्ल्यूबीसी बाहर आके क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। सर सवाल ये होता है कि कुछ किताबों के अंदर कुछ जगहों पे ये सवाल आता है, व्हाट आर द 5 कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन? किन 5 साइंस को आप कह के किन 5 साइंस को आप देख के ये कह सकते हो कि भाई ये इन्फ्लेमेशन ही है? व्हाट आर द 5 साइंस? नंबर 1, रूबर। ये ऐसे ही याद रखना है, रूबर, कैलर, रूबर कैलर, ट्यूमर, डॉलर, फंक्शोलीजिया। ठीक है। तो अगर कोई आपसे 5 कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन पूछे, या अगर आपसे सिंपली जो है ना ये सवाल आता है अक्सर जगह पे, तो यह आपने अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। रूबर कहते हैं रेडनेस को, जहां भी इन्फ्लेमेशन होगी वहां आपने देखा होगा रेडनेस हो जाती है। आर फॉर रूबर, आर फॉर रेडनेस। ठीक है, रेडनेस होती है। फिर अगर मैं बात करूं कैलर, कैलर कहते हैं, ये कैलरोसिटी से निकला है। कैलरोसिटी का मतलब होता है हीट। तो जहां भी आपका इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे हीट, वहां वो एरिया गर्म हो जाता है। कभी टच करके चेक करना। ट्यूमर का मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक, स्वेलिंग। अगर मैं पेन की बात करूं तो डॉलर आपको बड़ा पेन देता है, आजकल बड़ा महंगा है, तो डॉलर पेन।
ठीक है। और फंक्शनलीजिया का मतलब है जहां भी इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे फंक्शन क्या होगा, लेस हो जाएगा, फंक्शन खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर पाँव में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है ना वहां पे आपको कुछ फील नहीं हो रहा होता, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनलीजिया। दीज आर द 5 कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। जहां भी ये नजर आए आंख बंद करके बोलना है कि दिस इज इन्फ्लेमेशन। सवाल ये होता है कि इन्फ्लेमेशन का मकसद क्या है। 3 बड़े इंपॉर्टेंट मकसद हैं, ये जितने पॉइंट्स मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं ना ऐसे ही याद रखने। 3 बड़े इंपॉर्टेंट मकसद हैं आपके इन्फ्लेमेशन के। कौन से 3 बड़े इंपॉर्टेंट मकसद हैं भाई? पहला मकसद क्या होगा बताओ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी टिश्यू डैमेज हुआ है उसको खत्म करना, एलिमिनेट, एलिमिनेट सेल इंजरी। दूसरा मकसद क्या होगा? दूसरा मकसद क्या होगा भाई? बहुत सिंपल है, जो भी सेल इंजरी हुई है उसको जब आपने, जाहिर सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा तो सॉरी जो आपका डब्ल्यूबीसी बाहर आएगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे उसकी लाशें भी फैलेंगी, उसे आप कहोगे नेक्रोटिक डेब्रिस। डेब्रिस कहते हैं जो भी गंदगी वहां पे मचेगी उसको क्लियर करना, जाहिर सी बात है ये भी जरूरी है। और आखिरी क्या है? रिपेयर स्टार्ट करना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मकासद होते हैं किसके? इन्फ्लेमेशन के, ये याद रखना है। चलो अब आ जाओ पायरेक्सिया के ऊपर। पायरेक्सिया बोले तो जल्दी बोलो। फीवर, शाबाश। पायरेक्सिया बोले तो फीवर। अब फीवर मसला नहीं है, इट्स अ सिम्टम। ये एक सिम्टम है, क्या आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है? किसका सिम्टम है भाई? ये प्रॉब्लम का सिम्टम है। तो याद रखना नॉर्मली ट्यूमर कब होता है, सॉरी नॉर्मली जो आपका पायरेक्सिया वो कब होता है? बहुत सारी कंडीशंस के अंदर होता है, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो अल्टीमेटली क्या होगा? फीवर हो जाता है। फीवर जिन केमिकल की वजह से होता है ना उनको कहते हैं पायोजेंस। पायरोजेंस, जेंस कैसे बनाने वाला, पायरोजन, पायरोजन। पायरोजन वो केमिकल होते हैं जो इन फीवर कॉज करते हैं। हो सकता है बाहर से आके कोई केमिकल जो है वो फीवर कॉज करे, जिसे आप एक्सोजेनस कहोगे। और हो सकता है अंदर से आके कोई केमिकल सब्सटेंस जो है, अब बॉडी के अंदर कोई केमिकल सब्सटेंस बने जो फीवर कॉज करे, उसे आप कहते हो एंडोजेनस। ठीक है, एंडोजेनस, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब इसके अंदर समझने वाली बात ये है कि व्हाट आर द एंडोजेनस केमिकल सब्सटेंसेस जो नॉर्मली क्या कह रहे होते हैं? फीवर कॉज कर रहे होते हैं। एंडोजेनस केमिकल सब्सटेंसेस कौन से हैं? जैसे मैंने आपको बताया इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 के अलावा एक और होता है जिसे आप कहते हो इंटरल्यूकिन 6, ये भी आपका फीवर कॉज करता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है हमारे पास केमिकल जिसे आप कहते हो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF, ये भी हमने पढ़ा है। सही है, उसके अलावा हमारे पास होता है क्या? इंटरफेरॉन अल्फा। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फीवर कॉज करते हैं। सर मुझे आप ये बता सकते हैं कि इंटरल्यूकिन 1 कैसे फीवर कॉज करता है? ये इंटरल्यूकिन 1 तब रिलीज होता है जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज हुआ। ये इंटरल्यूकिन 1 जाता है हाइपोथैलेमस में, और ये हाइपोथैलेमस में जाके क्या करता है? हाइपोथैलेमस इज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। मेरी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये जाएगा हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में जाके हाइपोथैलेमस में रिलीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे? ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी का सेट टेम्परेचर बढ़ा देंगे। भाई आपकी बॉडी में एक टेम्परेचर सेट है 37 डिग्री सेल्सियस। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी का सेट टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली आपको फीवर हो जाएगा। फीवर को खत्म करने के लिए जो दवाइयां लेते हैं उनको एंटीपायरेटिक कहते हैं, और इसके बारे में भी हमने किसी हद तक पढ़ रखा है कि एंटीपायरेटिक जो है वो कौन सी होती हैं। एंटीपायरेटिक के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था भाई? जल्दी बताओ, बोलो। एस्पिरिन, शाबाश। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ा था कॉक्स इनहिबिटर, कॉक्स इनहिबिटर पढ़ा होगा। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। चलो, एंटीबायोटिक ऐसे होती क्या है? जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रोक दें। जाहिर सी बात है अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रोक दोगे तो फीवर नहीं होगा, और फीवर नहीं होगा तो ये सारा मसला भी नहीं होगा। हालांकि इसको नहीं रोकना चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी के फायदे में है, नुकसान में नहीं, ये फायदा है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास ये हो गया सारी कहानी। ठीक है,
अब आ जाओ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे, ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कंप्लीट हुई, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे आते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज ऑल्सो नोन एज, सवाल, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज ऑल्सो नोन एज, बोलो यार, जवाब दो भाई। हाँ, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है, एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, कितनी तरह का होता है, दो तरह का। एक को आप कहते हो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई का मतलब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये नॉर्मली कौन से सेल्स की वजह से होती है, ये नॉर्मली टी सेल्स की वजह से होती है, और ये एग्जैक्टली पास्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, सही है। दूसरी तरह का जो सेल होता है, दूसरी तरह की जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, उसको आप कहते हो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एएमआई, या इसे कुछ किताबें ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहती हैं, सही है। और ये नॉर्मली किसकी वजह से होता है, बी सेल्स की वजह से होता है, बी लिम्फोसाइट की वजह से होता है, सही है, बी लिम्फोसाइट की वजह से। अच्छा, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं बात करूं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मैक्रोफेजेस का काम क्या है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ मैक्रोफेजेस इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। पढ़ चुके हैं मैक्रोफेजेस, बताओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अब आप कहोगे कि सर आप, ये देखो, अब बताओ। ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये मैक्रोफेजेस क्या रिलीज करते हैं, ये मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 ना सिर्फ फीवर बढ़ाता है, बल्कि ये इंटरल्यूकिन 1 कुछ और काम भी करता है। इंटरल्यूकिन 1 फीवर भी बढ़ाता है, फीवर भी कॉज करता है। इंटरल्यूकिन 1 ना सिर्फ फीवर कॉज करता है, बल्कि टी सेल एक्टिवेट भी करता है, टी सेल को एक्टिवेट भी करता है, टी सेल को भाई ये बताता है कि आके क्या करो, हमला करो, और टी सेल को काम करवाता है, टी सेल एक्टिवेशन का भी काम करता है। ना सिर्फ इंटरल्यूकिन 1, बल्कि देर आर केमिकल सब्सटेंसेस जिनको आप कहते हो इंटरल्यूकिन 2। ये इंटरल्यूकिन 2 भी आपका मैक्रोफेजेस से रिलीज होता है, और ये टी सेल को एक्टिवेट नहीं करता, ये बी सेल को एक्टिवेट करता है। तो ये बी सेल की एक्टिवेशन कौन कर रहा है भाई, बी सेल की एक्टिवेशन कर रहा है आपका इंटरल्यूकिन 2, सही। चलो, अब हमारे पास आते हैं कि किस तरीके से मेरी बॉडी ये पहचानती है कि ये मेरी बॉडी का अपना सेल है या ये बाहर से आया हुआ सेल है, कैसे पहचानेगी। उसके लिए नेचर ने एक शनाख्ती कार्ड का सिस्टम रखा है, जैसे एक शनाख्ती कार्ड नहीं होता, बिल्कुल इसी तरीके से एक शनाख्ती कार्ड का सिस्टम होता है, जिसे आप कहते हो एमएचसी। क्या बोलते हो भाई, एमएचसी। क्या बोलते हो, एमएचसी, ठीक है। अब इधर हम बनाएंगे एक चार्ट और एमएचसी की डिटेल को डिस्कस करेंगे। चलो, यहां पे हम लिखेंगे दो तरह का एमएचसी होता है, MHC1 और MHC2। MHC बोले तो मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं भाई, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत आसान। सवाल ये होता है कि सर हमारे पास टी सेल कैसे पहचानते हैं कि ये बॉडी के अपना अंदर का सेल है या बाहर से आया हुआ सेल। तो उसके लिए एमएचसी सिस्टम है। याद रखना, एमएचसी तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। एमएचसी एक प्रोटीन है, तो इसको बनाने वाला जो जीन होता है ना, उसको हम कहते हैं HLA जीन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन। क्या कहते हैं, HLA जीन। अब MHC 1 और 2 के अंदर फर्क क्या है,
MHC1 की अगर मैं बात करता हूं ना, तो यहां पे 3 अल्फा सब यूनिट होते हैं और एक बीटा सब यूनिट होता है। सर मैं कैसे मान लूं? दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाते हैं। जबकि हमारे पास MHC2 में 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं और 2 बीटा सब यूनिट होते हैं, मतलब प्रोटीन के यूनिट से। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है MHC1, दिस इज MHC2। तो एक, ये देखो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और ये एक बीटा हो गया। जबकि MHC2 में देखो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। एंटीजन कहां पे बाइंड करेगा? ये देखो अल्फा 1 और अल्फा 2 के दरमियान। यहां पे कहां बाइंड करेगा? अल्फा 1 और बीटा 1 के दरमियान। ये याद रखने वाली। अच्छा, उसके अलावा याद रखना कि हमारे पास जो MHC1 है ना, ये MHC1 कहां प्रेजेंट होता है? तमाम न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होता है, ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द बॉडी। जबकि MHC2 कहां पे होता है? MHC2 सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होता है। कौन से APCs होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से सेल्स होते हैं? अभी कुछ तो हमने पढ़ रखे हैं, जल्दी बताओ। देर आर 3 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिनके नाम आपको अच्छे से आने चाहिए। तीन तीन तो जरूर याद रखने। मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल्स। मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल्स, 3 सेल्स। इन 3 सेल्स के नाम तो आपने कभी नहीं भूले। मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल्स। याद रखना, MHC1 हमेशा बाइंड करेगा कौन से रिसेप्टर के साथ? CD8 रिसेप्टर के साथ। यानी कि कौन से सेल्स के साथ? साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ। जबकि MHC2 हमेशा बाइंड करेगा किसके साथ? CD4 रिसेप्टर के साथ। ये कौन से सेल्स होते हैं? ये भी हम पढ़ चुके हैं। हेल्पर टी सेल, शाबाश। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि किस तरीके से टी सेल बॉडी में ये पहचाने का कि भाई ये मेरी बॉडी का अपना सेल है या बाहर से आया हुआ सेल है। अब सवाल ये होता है कि सर बी सेल कैसे पहचानेगा? तो बी सेल को पहचानने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एंटीजन होगा। बी सेल एंटीजन की मदद से पहचानता है कि भाई ये बॉडी का अपना सेल है या बॉडी के बाहर का सेल है। बस। आपकी बॉडी के अंदर बी, आपकी बुक के अंदर बी सेल जो है ना, उसके बारे में इतनी वो मौजूद नहीं है कि भाई बी सेल किस तरीके से पहचानता है। आपकी बुक के बारे में टी सेल के बारे में डिस्कशन है, तो जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस की है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ के ऊपर। ठीक है, दिस चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पूरे चार्ट के अंदर ना हम एक ही दफा में सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। ये मास्टर चार्ट है, इसको अच्छे से कर लोगे ना, आपको समझ में आएगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ड्यू टू टी सेल्स। अब सवाल ये होता है कि सर टी सेल्स क्या होते हैं? टी लिम्फोसाइट वो सेल्स होते हैं जो बनते तो बोन मैरो के अंदर हैं, लेकिन मेच्योर थाइमस के अंदर होते हैं। कहाँ मेच्योर होता है? थाइमस के अंदर। इसीलिए इनका नाम पड़ गया टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। कितनी तरह के होते हैं भाई हमारे पास? हमने 2 तो अभी पढ़ लिए। साइटोटॉक्सिक टी सेल, डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है। हेल्पर टी सेल, डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? सप्रेसर टी सेल। अब सर सवाल ये होता है, सप्रेसर टी सेल का काम क्या है? सप्रेसर टी सेल का काम है ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बॉडी सिर्फ मारने पे लग जाए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ मारने पे लग जाए, तो देयर आर चांसेस कि मेरी बॉडी अपने ही सेल्स को क्या करने लगेगी? मारने लगेगी। तो वहां पे सप्रेसर टी सेल्स का काम आता है। फिर हमारे पास आते हैं मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल नॉर्मली जो है वो मेमोरी का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरी बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम था एक्स। मेरी बॉडी ने उसे खत्म कर दिया। अब मेरी बॉडी उस एक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखती है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी टी सेल। फॉर एग्जाम्पल 10 साल बाद वो एक्स दोबारा आया, 10 साल बाद एक्स दोबारा आया, तो जैसे ही एक्स आता है तो मेमोरी टी सेल खुद को कन्वर्ट करते हैं हेल्पर टी सेल के अंदर और अल्टीमेटली उसे मार देते हैं।
बहुत जल्दी मार देता है। सही है? ये याद रखना, ये दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब सवाल ये होता है कि सर हेल्पर टी टी सेल किस तरीके से काम करता है। देखो, सबसे पहले इस चार्ट को अच्छे से देख लो। ये चार्ट आपका मास्टर चार्ट है, मास्टर चार्ट है, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इस चार्ट को अच्छे से करना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आया, और अंदर आया, ये कौन सा सेल है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज फेगोसाइट है या नहीं है? बोलो, मैक्रोफेज फेगोसाइट है या नहीं है? मैं इस पॉइंट पे आके बहुत आहिस्ता हो जाऊंगा ताकि आपकी चीजें जो है वो क्लियर। ठीक है? अब ये मैक्रोफेज एक फेगोसाइट है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आया, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया। किसके अंदर तोड़ दिया? टुकड़ों में तोड़ दिया। और टुकड़ों में तोड़ने के बाद एक टुकड़ा इसका अपने सेल के ऊपर शो कर दिया। ये देखो, ये एक प्रोटीन था, इसका अपना प्रोटीन, जिसे आप सेल्फ प्रोटीन कह रहे हो, इसके ऊपर शो कर दिया, ताकि दूसरे सेल को बताया जा सके कि भाई क्या है। ये देखो, इसको तोड़ा और अपने इस प्रोटीन के साथ कंबाइन करके कहां भेज दिया? अपनी सरफेस पे शो कर दिया। इसीलिए आप इसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हो। ये पढ़ चुके हैं हम। क्लियर है? अब अगर आप देखो तो ये इसने प्रेजेंट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, ये कौन सा प्रोटीन होगा? कोई ना कोई प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन हो सकता है? मैक्रोफेज एक एमएचसी, सॉरी, मैक्रोफेज एक एपीसी है, तो ये कौन सा प्रोटीन होगा? किसके ऊपर शो करेगा? सवाल है, जल्दी बोलो। यहां फंसते हो आप। एमएचसी कौन सा होगा? एंटीजन नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि भाई एपीसी पे कौन सा प्रोटीन होता है? MHC2। तो ये क्या होगा भाई? ये MHC2 होगा। यही तो तुम लोग गड़बड़ करते हो। ये MHC2 पे इसने क्या दिखा दिया? MHC2 पे इसने दिखा दिया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन। अब ये MHC2 किसके साथ बाइंड करेगा? यही गलती करते हो तुम लोग, इसीलिए इस चैप्टर को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो। ये किसके साथ बाइंड करेगा? ये सब तो मैं बता चुका हूं ना। याद रखना, MHC2 हमेशा बाइंड करता है किसके साथ? CD4 रिसेप्टर के साथ। CD4 रिसेप्टर क्या होता है? बोलो, बोलो जल्दी बोलो। हेल्पर टी सेल के ऊपर। तो ये हेल्पर टी सेल आ गया। अब ये हेल्पर टी सेल इस CD4 रिसेप्टर और इस MHC के दरमियान कॉम्बिनेशन बन गया, और इस हेल्पर टी सेल को पता लग गया कि बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया हुआ है। अब ये मैक्रोफेजेस साथ में रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 1। जो इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा? हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक्टिवेट करवाने के अंदर इंटरल्यूकिन 1 का काम है। अब होगा ये कि ना सिर्फ ये काम होगा, बल्कि ये हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करेगा, और ये इंटरल्यूकिन 2 दो काम करेगा। ये दूसरे टी सेल को भी एक्टिवेट करेगा, और ये इंटरल्यूकिन 2 बी सेल को भी एक्टिवेट करेगा, और ये इंटरल्यूकिन 2 इस हेल्पर टी सेल की भी डिवीजन करवाएगा। तो आपको याद होगा, मैंने एक जुमला बोला था कि साइटोकाइंस एक्ट एज बोथ पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। आज उसका मतलब समझ में आता है? बोलो। पैराक्राइन दूसरे सेल्स को काम, ऑटोक्राइन खुद पे काम करना, खुद पे भी काम कर रहा है इंटरल्यूकिन 2, और इंटरल्यूकिन 2 जिसने रिलीज किया वो उस पर भी काम कर रहा है, और आसपास के सेल्स पे भी काम कर रहा है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ किस तरीके से। ये तो खैर हम पढ़ चुके हैं। ये देखो, ये वही वाली, ये किसका ग्राफ है? मुझे कोई बता सकता है किसकी डायग्राम है? जल्दी बताओ, देख के पहचान जाओ। साइटोटॉक्सिक टी सेल की। ये देखो, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है। इसने क्या किया? परफोरिन रिलीज किया, परफोरिन ने होल कर दिए। ये देखो, होल नजर आ रहे हैं आपको? ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई। इसके अंदर कोई भी नई चीज नहीं है। ठीक है? अब आ जाओ ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू व्हाट? ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू बी सेल्स।
इसे आप एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी किस वजह से होती है? बी सेल्स की वजह से। अब याद रखना, ये जो बी सेल्स है ना, ये बी सेल्स बनते भी बोन मैरो के अंदर है और मेच्योर भी बोन मैरो के अंदर होते हैं। क्योंकि ये सबसे सबसे पहले डिस्कवर हुए थे क्लोएका के पास। चिकन की क्लोएका एक ऑर्गन है, उसके पास एक स्ट्रक्चर था जिसे आप कहते थे बर्सा ऑफ फैब्रिकस। क्योंकि ये सबसे पहले वहां जो है वो डिस्कवर हुए थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? इसलिए इनका नाम पड़ गया बी सेल्स। और ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई ना, ये याद रखने वाली बात है। और ये आपने भूलना भी नहीं, सही है। अब बी सेल्स जो होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करने के अंदर किसका रोल है? उनको एक्टिवेट करने के अंदर कुछ हद तक टी सेल का भी रोल है, और टी सेल के बगैर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये याद रखना कि जो बी सेल्स है वो दोनों तरह से एक्टिवेट होते हैं। बी सेल्स टी सेल्स की वजह से भी एक्टिवेट होते हैं, और बिना टी सेल्स के भी एक्टिवेट होता है। कैसे? ये देखो, अगेन ये मास्टर चार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लो, चीजें आसान हो जाएगी। ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसने क्या किया? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन शो किया। जाहिर सी बात है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर MHC2 होगा, और MHC2 बाइंड करता है हेल्पेटी ये जो CD4 रिसेप्टर के साथ। अब ये बाइंड किया CD4 रिसेप्टर के साथ। अल्टीमेटली इसने ऐसे केमिकल रिलीज किए जिन्हें आपने क्या कहा? इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 2। इस इंटरल्यूकिन 2 ने बी सेल को एक्टिवेट किया, और बी सेल ने दो तरह के सेल्स बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बी सेल्स दो तरह के सेल्स बनाते हैं। एक को आप कहते हो प्लाज्मा बी सेल्स, और दूसरों को आप कहते हो मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। और ये एंटीबॉडी कितनी तरह की होती है? 5 तरह की होती है, याद रखना। इसे ऐसे याद रखो, जैसे मैं याद करवा रहा हूं वैसे ही याद रखनी है। गेम डी, गैम डी का मतलब है IgG, IgA। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी को आप इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हो। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, और सबसे कम होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो जी सबसे ज्यादा, उससे कम ए, उससे कम एम, उससे कम डी, उससे कम E, ये याद रखना है। सही? चलो, अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, एंटीबॉडी को आप क्या कहते हो? इम्यूनोग्लोब्यूलेंस। वाई इम्यूनोग्लोब्यूलेंस? क्योंकि ये प्रोटीन की होती है। किससे मिली होती है? प्रोटीन। अच्छा, अब इम्यूनोग्लोब्यूलेंस, इम्यूनोग्लोब्यूलेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। याद रखना कि आपके पास जो इम्यूनोग्लोब्यूलेंस होती हैं, जो आपके पास एंटीबॉडीज होती हैं, ये वाई शेप्ड होती हैं, और इनके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 4 में से 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। ठीक है, ये याद रखना, लाइट चेन और हैवी चेन। अब देखो, ये आपको नजर आ रही है ब्लू से, कौन सी? हैवी चेन। दिस इज हैवी चेन, दिस इज अगेन हैवी चेन, दिस इज लाइट चेन, दिस इज लाइट चेन। याद रखना कि ये वाला जितना भी पार्ट है ना, ये तमाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स में सेम होता है। ये वाला भी, ये वाला। लेकिन जो इतना वाला पार्ट होता है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये तमाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स में डिफरेंट होता है। इसे कहते हैं वेरिएबल रीजन।
क्यों वेरिएबल रीजन है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह की एंटीजेंस को बाइंड करवाना है भाई। एक तरह का एंटीजन तो नहीं है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एंटीजन के साथ आ रहा है, दूसरा डिफरेंट एंटीजन के साथ आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि तमाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर ये सेम रख दोगे, जब ये सेम रख दोगे तो सेम एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, ये डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर, डिफरेंट एंटीबॉडीज के अंदर डिफरेंट होता है, इसीलिए इसे वेरिएबल रीजन कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताओ कि कितने कितने हमारे पास कितने हमारे पास जो है वो कितने हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स मौजूद है? यहाँ पे सवाल है, कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स मौजूद है? भाई आप देख के ही बता दोगे, एक ये है और एक ये है, तो दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक है, और ये भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से याद करना भाई, बहुत 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 जरूरी है। अच्छा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को ना, या जो इम्यूनिटी है, जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक तो इनेट इम्यूनिटी है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिवाइड इस तरह भी किया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह से और डिवाइड हो सकती है। एक को आप कहते हो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक को आप कहते हो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब यह है कि आपकी बॉडी ने खुद एक्वायर किए, खुद हासिल किए, खुद बनाइए। और पैसिव का मतलब यह कि आपकी बॉडी ने खुद नहीं बनाई, बल्कि आपकी बॉडी को बनी बनाई मिली है। अब याद रखना कि हमारे पास एक्टिव और पैसिव फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होती है, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल आर्टिफिशियल। देन अगेन नेचुरल आर्टिफिशियल। चलो, अब मैंने आपको बताया एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब यह है कि आपकी बॉडी ने खुद बनाई है। नेचुरल एक्टिव का मतलब क्या होगा? नेचुरल एक्टिव का मतलब यह है कि नेचुरली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आया, और आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बना ली? इम्यूनिटी बना ली। दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एक्टिव। दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव बता सकते हो मुझे? आर्टिफिशियल एक्टिव क्या होगी? बताओ। हाउ कैन यू डिफाइन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी? भाई एक्टिव आपकी बॉडी ने खुद बनाई, आर्टिफिशियली कैसे बनाएगी आपकी बॉडी? अगर आप अपनी बॉडी में अगर आप अपनी बॉडी में क्या करो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीजन दे दो। फॉर एग्जाम्पल, वैक्सीन जो है ना, इसकी एग्जाम्पल है, याद रखना, वैक्सीन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये पास्ट पेपर के अंदर बहुत पूछा गया है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल में वैक्सीन आती हैं। वैक्सीन के अंदर क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके खिलाफ आपने इम्यूनिटी करवानी होती है, उसका आप कुछ पार्ट जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हो, ताकि बॉडी को पता चले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और आपकी बॉडी क्या कर लेती है? उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेती है। आर्टिफिशियल, आपने बाहर से एंटीजन दिया और आपकी बॉडी ने खुद इम्यूनिटी बना ली। सिंपल। पैसिव नेचुरल का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब है आपकी बॉडी खुद नहीं बनाएगी, बनी बनाई मिलेगी। तो नेचुरली बनी बनाई इम्यूनिटी आपको कहां से मिल सकती है? मां बच्चे में पास करती है, जाहिर सी बात है। आपने अभी पढ़ा कि एंटीबॉडीज डिफरेंट तरह की है। ये जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है ना, ये प्लासेंटा के जरिए बच्चे में जाती है। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई? नेचुरल पैसिव की। इसी तरीके से माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर बोलो भाई। उसके अंदर बनी बनाई इम्यूनिटी जारी होती है। दिस इज अगेन पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव या जो भी कह लो, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब आ जाओ किसके ऊपर? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? बहुत सिंपल है। आपने बॉडी को बना के बनी बनाई मिली है, और आर्टिफिशियली बनाई थी। यानी कि आप बॉडी में क्या करो,
आर्टिफिशियली बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल दो, बॉडी में बनी बनाई आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज डाल दो। इसकी जो क्लासिकल एग्जाम्पल है ना वो है टेटनस और डिप्थीरिया का इंजेक्शन। ये लगाया जाता है जब भी फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर चोट लग जाए तो फौरन कहते हैं एटीएस लगाओ, एटीएस लगाओ, एटीएस लगाओ। एटीएस क्यों लगवाया जाता है? क्योंकि वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जा रही होती है ताकि अगर टेटनस आ जाए तो आपकी बॉडी क्या कर सके, उससे लड़ सके। सवाल ये होता है कि सबसे ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद कौन है? नहीं, सवाल ये कि मेरे मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सी है, कौन सी लंबे टाइम तक रहेगी, नेचुरल एक्टिव, कौन सी सबसे शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी, सवाल है। आर्टिफिशियल पैसिव सबसे कम टाइम के लिए रहेगी। ठीक है, चल। अब हम बात करते हैं एलर्जी की, डिसऑर्डर्स ऑफ सिस्टम हमने पढ़ना है। याद रखना एलर्जी क्या होती है। मैं इसको बहुत आसान करूंगा, इतनी आसान कर दूंगा कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। मेरे लिए जो चीज नॉर्मल है आपके लिए वो तकलीफ का बायस हो सकती है। दिस इज सिंपल एलर्जी। मैंने इतने कम अल्फाज में आपको एलर्जी समझा दिया। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए रेत का जर्रा नॉर्मल है, वो आएगा मेरी बॉडी उसको म्यूकस में ट्रैप करेगी या हेयर्स में ट्रैप करेगी, खत्म। लेकिन हो सकता है कि किसी के लिए ये जो रेत का जरिया है ये एलर्जिन हो। एलर्जिन का मतलब है वो सब्सटेंस जो दूसरों के लिए नॉर्मल हो बट किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस बंदे के लिए वो चीज क्या हो, हार्मफुल हो। अब जैसे ही ये एलर्जिन उसकी बॉडी में आएगा, उसकी बॉडी में क्या रिलीज होंगी, आईजीई एंटीबॉडीज। और ये जो आईजीई एंटीबॉडीज है ना, ये कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हो मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल से करवाती हैं हिस्टामिन रिलीज, और हिस्टामिन जो है वो एलर्जी कॉज करता है। बस, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राइट। अब आ जाओ ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? जब मेरी बॉडी खुद पे ही हमला कर दे, इसे कहते हैं सेल्फ वर्सेस सेल्फ। और ये एग्जैक्टली पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। बॉडी खुद पे हमला कर दे, सेल्फ वर्सेस सेल्फ, ऐसे डिसऑर्डर को आप कहते हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ोगे ग्रेवीज डिजीज। ये देखो लिखा हुआ है ग्रेवीज डिजीज, हशीमोतो डिजीज, बहुत सारे डिजीज लिखे हुए हैं। जैसे ब्लड के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, जीआई के अंदर लिखा हुआ है क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये सब आपने याद नहीं रखना, ग्रेवीज डिजीज याद रख लो। एक डायबिटीज था, कौन सा डायबिटीज था, टाइप 1 टाइप 2? टाइप 1, शाबाश। टाइप 1 डायबिटीज। उसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइडल अर्थराइटिस, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी हमने पढ़ा था। स्क्लेरोडर्मा जिसे आप वो कहते हो, विटिलिगो कहते हो, ये वो हो गया। तो ये सारी जो है ना वो इसकी एग्जांपल्स है जो आपने याद रखनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे आके आपका चैप्टर कंप्लीट है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, उसमें बी सेल और टी सेल का ही जिक्र है, तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। इसको बस आपने एक दफा रीड करना है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, चलो, चैप्टर कंप्लीट है।